Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार। खास मेहमान में आपका स्वागत है। खास मेहमान में हम खास जो नवी मुंबई के एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, बाकी के जगह के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनसे जो करंट टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं नवी मुंबई में और ओवरऑल स्टेट में अब वो एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ है नरेंद्र पाटिल साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार। नरेंद्र पाटिल साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माथाड़ी लीडर हैं और अन्ना साहब महामंडल आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन भी हैं और इसकी वजह से सिर्फ नवी मुंबई नहीं, पूरे स्टेट में ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनके लगातार दौरे रहे चलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत फिर एक बार आपका, और आपके इनपुट्स बहुत जरूरी है जिस तरह से हालात आजकल चल रहे हैं। पाटिल साहब, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले इलेक्शन के पहले ऐसा लग रहा था आप बीजेपी से बहुत क्लोज थे, आपको चेयरमैन भी बनाया गया, फिर आपने इलेक्शन लड़े तो प्रैक्टिकली शिवसेना आपने ज्वाइन की। आज फिलहाल नरेंद्र पाटिल कहाँ है? नहीं, राजनीति से हटके काम करने का काम मैंने मेरी जिंदगी में आज तक शुरुआत की है। माथाड़ी कामगार है जो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से वो डिफाइन नहीं कर सकता है, बट नो डाउट कि हमारी संगठन कई सालों से कांग्रेस, फिर 1999 के बाद हमारे बड़े भाई स्वर्गीय शिवाजीराव पाटिल साहब के वजह से एनसीपी के साथ रह के काम की है। पर अगर आप देखेंगे कुछ साल में जिस तरीके से देश में सरकार बदल रही है और राज्य में भी सरकार बदल गई थी, और उस वक्त मथाड़ी कामगारों का जो पेंडिंग इश्यूज है, या तो भविष्य में मथाड़ी कामगार की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इस वजह से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के साथ बहुत नजदीक में था। ये बात सच है कि हम काफी आंदोलन में साथ में थे, चंद्रकांत दादा भी मुझे मदद करते थे। पर जब 2019 में एमपी इलेक्शन जब आया, तब महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष की सरकार थी, और वो सरकार होने के वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा कि नरेंद्र, आप सतारा जिला से शिवसेना पक्ष से आप खासदार की टिकट लड़िए, और उस वजह से मैं शिवसेना में गया। इसीलिए आपने देखा कि आप 25 सितंबर 2019 को राज्य के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी माथाड़ी के व्यासपीठ पे थे। इसलिए ये बात सही है कि मेरा दोनों ही पक्ष से उतना ही नेता के साथ एक लगाव रहा है। तो आज फिलहाल पार्टी वाइज आपका कोई है? अभी भी आप शिवसेना में हैं या बीजेपी से? देखने जाओ तो मैं सब ये कहूंगा कि पार्टी ये सिर्फ इलेक्शन तक ही रहनी चाहिए। जैसे काफी जो बड़े बड़े नेता कहते हैं कि राजनीति ये इलेक्शन तक रखो, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है तब समाज सेवा करना चालू करो। अभी कुछ फिलहाल इलेक्शन नहीं है, जैसे कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन हुआ उस वक्त मैं भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना के कैंडिडेट का मैंने प्रचार किया था, और अभी इलेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने फिर एक बार अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल की जवाबदारी देके मुझे काम करने को कहा है। इसीलिए हम अभी एक सामाजिक जो काम है वो कर रहे हैं। अभी कोई राजनीति नहीं है, तो इसके मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज का मुझे ज्यादा अहमियत नहीं रखता। पाटिल साहब, आज जो आप काम कर रहे हैं और आज जो माहौल है उस पर तो खैर हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। एक बात और मैं थोड़ा सा पीछे जाके करना चाहूंगा। जो आपने अभी कहा कि एमपी इलेक्शन जो आपने लड़े, बहुत बड़ी बात थी वो। एक्चुअली उसके पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि आप असेंबली इलेक्शन नवी मुंबई में लड़ने वाले हैं, और अचानक फिर सातारा जैसी जगह पे जहाँ पे एक दिग्गज सामने थे आपने वो इलेक्शन लड़ा, और हालांकि हार हुई, लेकिन बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था और उस टाइम पे भी कहा जा रहा था कि शायद जीत जाएंगे आप। वो डिसीजन क्यों हुआ? देखिए, मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को अपना नेता मान चुका था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और सेना की सरकार थी
उस वक्त जिस तरीके से माथाड़ी ये पारंपरिक कांग्रेस और राष्ट्रवादी का वोटर रह चुका है, फिर भी हमारे माथाड़ी कामगारों के कुछ अच्छे इश्यूज के लिए हमको मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने सपोर्ट किया था, पहली बात है। इसलिए जब उनको सातारा में कोई कैंडिडेट लड़ना था, तब उन्होंने कहा उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ, और मुझे वहां पे लड़ने के लिए मुझे उन्होंने आदेश दिया। और जब मेरा नेता मेरे पीछे खड़ा है, तब मुझे किसी के साथ डर नहीं लगता है, किसी के डरने की जरूरत नहीं। सातारा में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में नाराजी है, ये बात सच है, क्योंकि जब मेरा टिकट कोल्हापुर में मुझे उद्धव जी ठाकरे साहब ने पक्ष में प्रवेश दिया, मुझे हाथ में शिव बंधन बांधा और सातारा में से मुझे लड़ने के लिए उन्होंने मुझे डायरेक्ट नाम डिक्लेयर किया। जब मैंने फॉर्म भरा, उस फॉर्म भरने के वोटिंग तक लगभग 17 या 20 दिन मुझे मिले। तो वो 17 या 20 दिन के अंदर 4.5 लाख सातारा के लोगों ने मुझे वोट डाला। जो वोटर भारतीय जनता पक्ष के थे, जो वोटर शिवसेना का थे, जो वोटर मथाड़ी कामगार थे, और जो वोटर अंदर से सातारा जिला में परिवर्तन चाहते थे, इसलिए मुझे 4.5 लाख वोट उस वक्त मुझे मिले। हालांकि और थोड़ा मेहनत मैं अगर कर सकता था तो शायद मुझे सातारा जिला में पार्लियामेंट में जाके सातारा जिला के हमारे लोगों के प्रश्न के बारे में, उनकी समस्याओं को बारे में पार्लियामेंट में आवाज उठाने का मुझे मौका मिल जाता था। बट सातारा के जनता ने जो 4.5 लाख वोट 17 या 20 दिन में दिया है, दैट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट मेरे लिए। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा विश्वास सातारा के लोगों ने मेरे पे जो डाला है। जी बिल्कुल, आपके करियर में एक बहुत बड़ा एक मोमेंटस डिसीजन था और इम्पैक्ट भी आया है, एंड ऑफ कोर्स आपका जो स्टेटस था और बढ़ा ही है उससे। पाटिल साहब, अब यहाँ के मामले पे जो आते हैं कि जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, और नवी मुंबई के जो हालात है, केसेस बढ़ते गए, इसमें एपीएमसी को एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है कि यहाँ की वजह से ही बहुत केसेस बढ़े हैं, क्योंकि क्राउडिंग होती है, लोग आते हैं, मुंबई से आते हैं, सब जगह से आते हैं। इसमें जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी बहुत अलग अलग आवाजें आती रही। कभी आया कि एपीएमसी बंद होना चाहिए, कभी आया कि नहीं खुलना चाहिए। आपने भी 2-3 बार कभी कहा कि चलना चालू होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अभी फिलहाल एपीएमसी शुरू ही है और एसेंशियल नीड्स है, कहा जाता है, गवर्नमेंट का प्रेशर है। ये सब इश्यूज आप किस तरह से देखते हैं? जब ये कोरोना वायरस पहली बार इस देश में जब आया और देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहब ने भारत देश को एक दिन के लिए एक लॉकडाउन किया था, उस वक्त हम लोग ने इसको बहुत बड़ा सपोर्ट किया था। और जब हम लोग इंटरनेशनल न्यूज सुनने लगे, पढ़ने लगे, तो पता चला कि ये बहुत सीवियर है। और उसी तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने ही महाराष्ट्र जिस तरह देश को लॉकडाउन करने का डिसीजन आदरणीय मोदी साहब ने लिया, उसी तरह महाराष्ट्र को भी लॉकडाउन करने का डिसीजन आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने लिया। अब वो लेने के बाद कुछ दिन चले गए, फिर हमारे कोकण आयुक्त दौंड साहब हमारे साथ बात हुई, हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि हम कुछ दिन बंद किए तो ठीक है, पर आपको ये शुरू करना है, क्योंकि एपीएमसी मार्केट ये बहुत बड़ा फूड ग्रेन का हब है, जिसके अंदर भाजी मिलती है, तरकारी मिलती है, उसमें कांदा बटाटा मिलता है, अनाज मिलता है, हर तरह के से मेवा मसाला मिलता है, मसाला मिलता है। तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म बंद नहीं कर सकते, पर जब ये शुरू करना है तो हम लोग ने कुछ एसओपी नक्की की, कुछ गाइडलाइंस नक्की किए, और उस गाइडलाइन के हिसाब से मार्केट शुरू किया। तो कभी कभी वो गाइडलाइन पहले स्टेज के ऊपर जो गाइडलाइन हमको स्टेट गवर्नमेंट से मिली, हमने उसको किया। जैसे कि हमने थर्मल गन किया, थर्मल गन के बाद फिर हम लोग ने मार्केट बंद किया, फिर हम लोग ने एक नया सिस्टम वहां पे लाया जहां हम लोग ने स्क्रीनिंग शुरू किया, फिर मार्केट स्क्रीनिंग शुरू किया। फिर हमारे व्यापारियों की भी कुछ मांग आई कि भाई हम रेगुलर मार्केट नहीं, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर एक साथ तुम सब मार्केट चालू रखोगे तो उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भाजीपाला मार्केट एक दिन में 1000 गाड़ियां आई थी, और वो 1000 गाड़ियां आने की वजह से एकदम पैनिक सिस्टम आ गया था। तो फिर मार्केट में कितनी बाहरगांव की गाड़ी आनी चाहिए, कितनी लोकल की आनी चाहिए, कितना कंज्यूमर आना चाहिए, कितना होलसेलर व्यापारी आना चाहिए, उसके बारे में एक महानगर पालिका जो हम लोग के एक्स कमिश्नर मिसाल साहब थे,
हमारे नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, हमारे एपीएमसी के चौहान साहब थे, फिर हमारे एपीएमसी के जो पणन के सचिव थे वो थे, हमारे एपीएमसी के डायरेक्टर थे, व्यापारी थे, हम माथाड़ी मजदूर थे। तो हमने जो प्लानिंग किया उस प्लानिंग के हिसाब से कभी बंद कभी चालू ये होता था। अभी ये फैक्ट है कि एपीएमसी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, उतने मथाड़ी कामगार आ रहे हैं, उतने ट्रक ड्राइवर आ रहे हैं, उतने कंज्यूमर भी आ रहे हैं। एपीएमसी एक बहुत बड़ा हब बन चुका है ये कोरोना वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। भले हम लोग ने वहां पे मास्क लिया, सैनिटाइजेशन किया, मार्केट सैनिटाइजेशन किया, गोडाउन सैनिटाइजेशन किया, फिर हम लोग ने थर्मल चेकिंग रखे, अभी हम लोग ने तो पल्स ऑक्सीमीटर किया, फिर हम लोग ने जाके मार्केट स्क्रीनिंग किए। आदरणीय डीवाई पाटिल डॉक्टर के जो डॉक्टर्स थे उनकी एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ आई। फिर हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका की आरोग्य विभाग की टीम आई, उन्होंने सब मार्केट्स को एक एक करके सबको स्कैनिंग किया। ये करने के बावजूद भी आज भी वहां पे कंडीशन ये कोविड-19 का इफेक्टेड पेशेंट मिल रहा है। जी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये ट्रक ड्राइवर है या तो मथाड़ी कामगार है, तो व्यापारी जब अपने घर जाते हैं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, वो प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं, ट्रक वाला माल खाली करने जाता है तो किसके किसके कांटेक्ट में आता है? मथाड़ी कामगार है। जो हम लोग बाइक से अपने घर पे जाता है, रिक्शा से जाता है, ट्रेन से जाता है, तो कितने लोगों के कांटेक्ट में आता है। इसीलिए ये एपीएमसी मार्केट में कंट्रोल नहीं होने वाला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एकनाथ जी शिंदे साहब ने बहुत उसमें एफर्ट्स लिया है, हमारे थाना के कलेक्टर ने लिया है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लोगों को सप्लाई भी मिले, मथाड़ी भी सुरक्षित रहे, व्यापारी रहे, ट्रक मालक चालक भी सुरक्षित रहे। बट अगर आपने देखा कि वाशी एपीएमसी मार्केट में काम करने वाले 8 से 10 मथाड़ी मजदूरों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और उन 8-10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बिकॉज वो वायरस इतना बढ़ चुका था कि उनको बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उनको अपने जान गंवानी पड़ी। पर सर, जो आप बता रहे हैं, माथाड़ी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एपीएमसी मार्केट का, और ये खबर है कि काफी ज्यादातर तो माथाड़ी यहाँ से छोड़ के चले गए, सातारा वगैरह भी चले गए, मार्केट में बहुत कम मौजूद है। ऐसे में मार्केट चलाना, क्योंकि आपको भी कभी कभी सपोर्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई खोल देते हैं, ये फिर बैलेंस कैसे हो पाएगा ये, और आपके हिसाब से क्या रास्ता है, क्योंकि मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। जब ये देश के पंतप्रधान मोदी साहब ने और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया, तो ये फर्स्ट लॉकडाउन फर्स्ट स्टेज था, 15 डेज का था। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि सबको ऐसा लग रहा था कि 15 दिन के बाद सब ये ठीक होने वाला है, सो 15 दिन के लिए गांव चले जाते हैं। इसलिए मोर देन 50-60% जो कोपरखैरना में लेने वाले लोग हैं वो गांव चले गए। अब जब गांव चले गए तो गांव में आने के बाद जब पता चल रहा, टीवी में हमने देखा कि ये किस तरीके से चाइना में पड़ा, अदर कंट्रीज में पड़ा, स्पेन में पड़ा, किस तरीके से लोग मर रहे, तो दिल में एक डर बैठ गया था। तो जब ये डर बैठ गया था तो जो गांव में नहीं जा पाए उनको लेके हम लोग ने कन्विंस करके ये मार्केट शुरू किया, जिसके अंदर हमारे व्यापारी भी डरे हुए थे। पर जब हम लोग ने कुछ लोगों को कन्विंस किया तो लोगों ने आना चालू किया। हमारे पास मैन पावर कम था, पर कम मैन पावर के बावजूद भी हम लोग ने एपीएमसी मार्केट शुरू किया। फिर हमने आजू बाजू में काम करने वाले लोगों को बुलाया, वो लोग आए, जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज बंद थी, हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बंद थी, रेलवे इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर बंद थे, तो हम लोग ने कहा कि तुम आके एपीएमसी मार्केट में काम चालू करो। तो ये सब लोग को मिलके हम लोग ने एपीएमसी मार्केट शुरू की। इट वाज वेरी मच इम्पॉसिबल, बट हम कम मैन पावर के ताकत से हमने शुरू किया काम। ये सच में सबसे बड़ा एफर्ट्स हमारे माथाड़ी कामगार मजदूरों का है कि कम लोग होने के बावजूद भी एपीएमसी मार्केट उन्होंने स्लोली चालू किया और लोगों को अनाज, चावल, भाजीपाला, कड़धान्य ये सब मिल रहा था। ऑल एफर्ट्स गोस टू मथाड़ी कामगार एंड ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। पर सर, ये जो बात की जाती है कि एपीएमसी बहुत जरूरी है, मुंबई और पूरे एमएमआर एरिया में सप्लाई होता है, सही बात है, पर जो नए एक्ट्स हैं, जो नए अमेंडमेंट्स है, उसके हिसाब से माल डायरेक्टली भी मुंबई वगैरह में जा सकता है। और ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने की बात की जा रही थी कि भाई अगर एपीएमसी बंद होगा तो ऐसा नहीं है कि
बाकी सब चीजें सप्लाई नहीं होगी मुंबई को, डायरेक्टली भी जा सकती है, ये ऑप्शन क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, बात ऐसा है कि एपीएमसी मार्केट एस्टेब्लिश क्यों हुआ था, ये कई 2 साल से नहीं हुआ, ये 50-60 साल पहले एपीएमसी मार्केट आया था। ये जो एक प्लेटफॉर्म किसानों को माल बेचने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया था। अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काफी सालों से ये कोशिश रही है कि अब किसानों को भी अपना माल जाके शहर में या तो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास बेचना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट काफी सालों से चल रहा है, पर ये सक्सेस नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि भाजीपाला, फ्रूट और कांदा बटाटा, तो ये नियम मुक्त कर दिया है। इनके ऊपर जो गवर्नमेंट का जो बाइंडिंग था, ये किसी को भी अगर कुछ बेचना है तो एपीएमसी में बेचना चाहिए, तो वो तो नियम मुक्त कर दिया है। नियम मुक्त करने के बावजूद भी आज भी एपीएमसी मार्केट में किसान क्यों माल बेच रहे हैं? इसका मतलब ऐसा है कि किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को माल नहीं बेच सकता है। अगर वो बेचने जाएगा तो क्या 1-1 किलो का माल देते नहीं फिरेगा, ये पहली बात है। दूसरा बात है कि ये बात जरूरी है, आप जानना जरूरी है कि हर एक कंट्री के अंदर होलसेल मार्केट का एक एस्टेब्लिशमेंट है। अभी हम लोग फॉरेन कल्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक मॉल कल्चर, होलसेल मॉल कल्चर, पर ये कितना फ्लेक्सिबल होने वाला है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी इसके अंदर प्रॉफिट लेके जाएगी, बट अगर एपीएमसी मार्केट रहेगा, छोटा व्यापारी रहेगा, तो हमारे कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी, व्यापार मिलेगा, ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। अगर आप देखोगे तो वॉलमार्ट सर की, वॉलमार्ट है, टेस्को है, ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर जब ये खुला, इन्होंने छोटे मोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप कंज्यूमर का विचार कर रहे हो, पर जो कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है उनमें से कुछ ये व्यापारी भी है, कुछ मजदूर है, कुछ हमारे ड्राइवर क्लीनर है, उनका क्या होगा अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा? बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी रोजगार निर्मित नहीं करती है। अगर आप देखते हो, कोई भी इंडिया में गवर्नमेंट आने दो, वो रोजगार नहीं दे सकती है, वो रोजगार के साधन दे सकती है। तो आप हमारा जो चालू साधन है वो आप बंद करने वाले हैं, और आप हमारे को फिर कहोगे कि बेकारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी है, तो इनके लिए हम कुछ करेंगे। गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट आएगी तो वो प्रॉमिस करेंगे और इलेक्शन लड़ते रहेंगे और हमको खाली हाथ भेजेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, ये पॉलिसी ग्राउंड लेवल के जो व्यापारी और मजदूर सालों साल काम कर रहे हैं, उनको मद्देनजर रख के ही गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा कहेंगे, जब ये कोरोना का खतरा हुआ, आपने लॉकडाउन किया, राज्य के मुख्यमंत्री साहब का फोन आया था, राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब का फोन आया कि एपीएमसी चालू करो। हमने शुरू की ना जी, हमने शुरू की, बिल्कुल। तो उस वक्त अगर हम ये कहते थे कि हम नहीं शुरू करेंगे, तो आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि एपीएमसी मार्केट के बाहर किसी भी व्यापारियों को आपने परवानगी दे दी, तो उसी वक्त देना चाहिए था। उस वक्त देते तो हम व्यापारी भी नहीं मार्केट चालू करते थे। हम हमारे मजदूर क्यों तो जान अपनी जोखिम में डालेंगे? बिल्कुल। इसीलिए जो गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी बराबर नहीं है, गलत पॉलिसी है। जो सिस्टम है, जो बेसिकली वो सिस्टम इतनी आसानी से चेंज भी नहीं हो सकता है। किसान भी इससे बहुत कंफर्टेबल है, ये जो सिस्टम जो चल रहा है बेसिकली इससे। देखिए साहब, मैं कहता हूँ कि मैंने काफी बुक्स पढ़ी थी, चेंज इज रिक्वायर्ड, चेंज इज नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हम लोग घर का फोन यूज करते थे, मोबाइल आया, मोबाइल के अंदर पहले लिमिटेड सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर थे, हाई रेट था। अचानक रिलायंस आया, रिलायंस ने सबको सुला दिया। पापा का सपना कह के उन्होंने पूरे देश के अंदर एक कॉमन आदमी, गरीब, चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, झाड़ू मारने वाले के हाथ में भी मोबाइल, रिलायंस के अनिल अंबानी हो या मुकेश अंबानी जी हो, इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलके वो किया है। तो इट्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज। तो होना चाहिए, बट ये चेंज की वजह से जो मेन रोजगार है वो खत्म नहीं होना चाहिए। आप समझते हो? मतलब तो जो हालात अब देख रहे हैं हम लोग, जैसे आप बता रहे हैं कि एपीएमसी गवर्नमेंट अब नहीं चाहती कि बंद हो, चलाना ही पड़ेगा, बट ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, नवी मुंबई इफेक्ट हो रही है, मुंबई भी इससे भी इफेक्ट हो रही है, तो आपकी तरफ आपके कहने से व्हाट इज द वे आउट? क्योंकि
प्रिकॉशन तो बहुत लिए जा रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा। देखिए क्या हुआ, अभी हमारे जो कमिश्नर, एक्स कमिश्नर अन्ना साहेब मिसाल साहब ने नवी मुंबई लॉकडाउन करने का जो डिसीजन लिया था, उस वक्त मैंने अपील किया था कि आप एपीएमसी मार्केट और एमआईडीसी को इन्वॉल्व कीजिए। जी। भले वो फर्स्ट जो लॉकडाउन महानगर पालिका ने जो किया वो 10 दिन के लिए होगा, एक हफ्ते के लिए होगा, एक चेन ब्रेक करने के लिए आप कर रहे हो। आज महाराष्ट्र में काफी जिला में, लाइक सतारा जिला है, पुणे में पालक मंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने वहां पे ये किया, लॉकडाउन किया। आप थाना में लॉकडाउन कर रहे हो, पनवेल में लॉकडाउन कर रहे हो, आप एपीएमसी मार्केट और एमआईडीसी को क्यों आप अवॉइड कर रहे हो? आपको उसको डालना चाहिए था। हमने अपील किया था, हमारी नाम, अगर वो लॉकडाउन अगर आप करते होते 10 दिन के लिए भी, 5 दिन के लिए भी अगर मार्केट आप बंद रखोगे तो ये चेन तोड़ने में बहुत बड़ा फायदा होता था जी। पर नहीं हुआ। हमने पालक मंत्री को लिखा, हमने मुख्यमंत्री को लिखा। मतलब ऐसा होता है कि भाई मजदूर मरेगा तो मरने दो, व्यापारी मरता है तो मरने दो, ट्रांसपोर्टर मरता है तो मरने दो, पर हम एपीएमसी मार्केट ऑफिशियली बंद नहीं करेंगे। ये सरासर गलत था। और शायद अगर ये बंद होते तो मेरे ख्याल से मतलब अच्छा खासा जो चैन था वो चैन तोड़ने में बहुत आसानी हो जाती थी नवी मुंबई के लिए, टेम्पररी तो आजू-बाजू बंद की करना सिटी चाहिए के। था। जैसा नवी मुंबई को 15-16 दिन अभी लॉकडाउन किया गया था, तो टेम्पररी तो बंद करना चाहिए। आपको लगता है उससे फर्क यू आर पड़ेगा? राइट। आप 4 दिन बंद करते थे, 5-6 दिन बंद करते थे तो ये चेन टूटता था। अगर ये चेन टूटेगा तो ही हमारा कोरोना वायरस रुकेगा, नहीं तो कैसे रुकेगा? जो तो आप कॉमन तो पब्लिक के आप लिए तो मुख्यमंत्री जी से वगैरह से भी क्लोज हैं, आपके पद की वजह से भी, पर्सनल रिलेशंस की वजह से भी, क्या थिंकिंग है कि वो जरा सा भी ब्रेक नहीं चाहते हैं? क्या ये ओवरऑल गवर्नमेंट ने एक प्रतिष्ठा की बात बना ली है इसको? क्या है पता नहीं चल रहा है। इसमें 3 पार्टियों की सरकार है। मुख्यमंत्री डिसीजन लेते हैं तो उनके जो कंपेनियन है वो डिसीजन चेंज करते हैं, वो डिसीजन चेंज करते हैं तो मुख्यमंत्री साहब चेंज करते हैं। अभी इनके वजह से हम लोग आज पिस रहे हैं, आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमको बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से देश के पंतप्रधान मोदी साहब ने अत्यावश्यक सेवा में काम करने वाले लोगों के लिए एक 15-50 लाख का इंश्योरेंस निकाला। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब में जो लोग नहीं बैठते हैं उस अत्यावश्यक सेवा में केंद्र के, वो राज्य सरकार ने अलग अपना एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला और उसके अंदर उन लोगों को इन्वॉल्व किया। हमने सिर्फ ये मांग की है कि जो मजदूर काम करते हैं एपीएमसी मार्केट में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने में, जो हम लोग अत्यावश्यक सेवा में, अब उसके अंदर काम करने वालों को इन्वॉल्व करो। 1-1.5 महीना हो गया फिर भी इसके बारे में सुनवाई नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई ये मजदूर है, इनके लिए अगर हम उनको अत्यावश्यक सेवा में नहीं डालेंगे तो ये मजदूर कैसे काम करेंगे? अगर मजदूर ही नहीं काम करेगा तो एमएमआरडी जोन के अंदर जो हमारे नागरिक रहते हैं उनको बेसिक अनाज, चावल ये सब कैसे मिलेगा? देयर इज नोबडी सीरियस, कोई सीरियस नहीं है, सब ऐसे लाइटली लेते। यही अगर हम कहेंगे तो यही अगर पिछले 5 साल में आदरणीय देवेंद्र जी थे तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सांगली में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई, कोल्हापुर में बाढ़ आई, तो उन्होंने 1 मैन शो डिसीजन लिया है। तो इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने 1 मैन शो डिसीजन लेना चाहिए। बट गवर्नमेंट 3 लोगों की है तो मुझे पूछा कि नहीं पूछा, उसको पूछा कि नहीं पूछा, तो मैं छोटा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सेटलमेंट करने वाला आदमी हूँ, मैंने सबको इकट्ठा जोड़ा है, आपने मुझे क्यों नहीं पूछा? या इनके वजह से ना हम मजदूरों का इधर मरण हो रहा है। जो हालात जिस तरह से है पाटिल साहब, आप देख रहे हैं, आपके माथाड़ी हॉस्पिटल भी है, वहां से तो आपको और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही है। क्या क्या देखने को मिल रहा है वहां पर? माथाड़ी, हम लोग ने माथाड़ी हॉस्पिटल में पहले कोविड पेशेंट नहीं किया। पहले अन्ना साहब मिसाल से बात की कमिश्नर के साथ और उसने, अन्ना साहब मिसाल ने खुद कहा कि नरेंद्र तुम्हारे हॉस्पिटल को हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप माथाड़ी के लिए आप अलग थोड़ा सा रिजर्वेशन रखिए, माथाड़ी कामगार और उन परिवारों को आपको कोविड चालू कीजिए। तो हमने हमारे माथाड़ी हॉस्पिटल के ट्रस्टी से बात की, चेयरमैन से बात की और उन्होंने 2 फ्लोर्स हमने वो शुरू भी कर डाले। अब प्रॉब्लम हो रहा है कि वहां पे पेशेंट बढ़ रहे हैं, माथाड़ी कामगार और उनके फैमिली, पर हमारे पास आईसीयू सेटअप नहीं है। अभी एक आध पेशेंट जब सीरियस होता है, जिनमें से जो 5-6 लोग जो गुजर गए,
उनमें से कुछ मथाड़ी कामगार थे जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो सीरियस हो गए, उनको आईसीयू का बेड नहीं मिल रहा है। अगर आईसीयू बेड नहीं मिलेगा तो वो मथाड़ी कामगार मजदूर मर गए। अभी जो नए आए हुए कमिश्नर साहब सन्मान्य आबिद जी बांगर साहब, हम उनको आज या तो कल 2 दिन में हम लोग मिलने वाले हैं। ये जिस तरीके से हमारे मथाड़ी हॉस्पिटल को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, जिसके हम लोग हॉस्पिटल के अंदर ही अगर हम आईसीयू यूनिट शुरू कर सके, या तो फिर आप हमारे मथाड़ी कामगार मजदूरों के लिए कुछ आईसीयू बेड आप गवर्नमेंट का रिजर्व करिए, क्योंकि प्राइवेट के अंदर इतना पैसा लगा है कि वो मजदूर भर नहीं सकता है, और बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। एक तो काम नहीं है, एक तो मजदूरी पगार नहीं आ रही है, मथाड़ी बोर्ड में स्टाफ नहीं है, पगार नहीं आ रहा है, और इस तरीके से अगर बिल भरना है तो कैसे चलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मथाड़ी हॉस्पिटल के अंदर भी जल्द से जल्द आईसीयू सेटअप शुरू हो जाए, तो कम से कम मथाड़ी कामगार और उनके फैमिली को अगर कोई सीरियस होता है तो उनको इस तरीके से सुविधा मिले और वो आदमी बच जाए। पाटिल साहब, ये तो बात यहाँ की रही। ओवरऑल सिचुएशन भी जो जिस तरह से आपने कहा कि काम नहीं है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियली सब सफर कर रहे हैं। आप तो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास मंडल के द्वारा, आपके समाज के लिए भी, मराठा समाज के लिए भी। ओवरऑल जो पोजीशन हो गई है, इसको किस तरह से आप डील कर रहे हैं? महामंडल का अगर हम बात करेंगे तो आज महामंडल के जो हमारे लाभार्थी है, तो लाभार्थी ने जिधर जिधर कलेक्टर ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने मार्केट शुरू करने का परवानगी दिया है, उस जगह पे बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। भले उसके वर्किंग आवर्स फुल फ्लैश में नहीं है, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग बैंक के लोन्स भर रहे हैं और हम लोग उनको इंटरेस्ट रीइंवेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो उसका बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और ओवरऑल ऐसा है कि हमारे पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये हमको क्लियर कट एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका कारण ऐसा है, नवी मुंबई का लेता हूँ, नवी मुंबई में बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होने की वजह से कितने लोग परेशान हैं। अभी सिडको का हमारे जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने सिडको लिया है, सिडको में आप कोविड पेशेंट पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो ठीक है, पर वो तो आज अभी घर पे भी कर रहे हो, पर एक आध पेशेंट जब सीरियस होता है तो उसको आईसीयू सेटअप चाहिए। वो सेटअप अभी तक हम एस्टैब्लिश नवी मुंबई में नहीं कर पा रहे। अगर हम नवी मुंबई में नहीं कर पा रहे तो आप सोचिए, जिस जिला में कम से कम 10 या 15 ही आपका वेंटिलेटर अवेलेबल होगा, उस जगह पे क्या कंडीशन होगा। 17 जिला लो, कोल्हापुर जिला लो, अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र लो, सिटी के अंदर तो ठीक है, जैसे पूना सिटी है, बॉम्बे सिटी है, नागपुर सिटी है, कोल्हापुर सिटी है। कोल्हापुर सिटी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, एवरी सिटी में इसको इश्यू चल रहा है। इस वक्त राज्य के जो मुख्यमंत्री साहब है या फिर जो सरकार है, ये सरकार ने एक्स्ट्रा फंड्स क्रिएट करके इन पेशेंट लोगों को अच्छा मेडिकल फैसिलिटी देने के बारे में कुछ सोचना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ हम बोल के होगा नहीं, प्रैक्टिकली वी शुड डू समथिंग। हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर रहे। हम हर एक आदमी, मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने नहीं किया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये सब हम लोग ढकेल रहे, पर आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो। ये बुरा लग रहा है, आज लोग मर रहे हैं। ठीक है, एक बुजुर्ग आदमी है जिसको मल्टीपल इन्फेक्शन है, उसको कोरोना लग गया, वो मर गया, बचाने का काम तो डॉक्टर का है, पर वो नहीं बचा तो ठीक है। बट एक नौजवान है, उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिली, वो कोरोना से मर गया बेचारा, उसका फैमिली का क्या होगा। ऐसे काफी चीजें हैं जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कम पड़ रही है, और मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने भी मदद करनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा सा रिस्क उठा के महाराष्ट्र में फंड जनरेट करके। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फंड्स ही नहीं आ रहा है। देखो, आपको पगार आएगा तो आप मेडिकल के लिए खर्चा कर पाओगे। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में जो टैक्सेस आते थे वो टैक्सेस जम नहीं रहे। क्यों नहीं जमा हो रहे? क्योंकि बिजनेस नहीं चालू है। अगर बिजनेस चालू होगा तो टैक्स भरेंगे, टैक्स भरेंगे तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो मेडिकल हेल्प मिलेगी। बट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी देश के पंतप्रधान मोदी साहब को मिलना चाहिए और महाराष्ट्र के लिए एक्स्ट्रा फंड्स मिलने के बारे में उनके साथ खुद जाके डिस्कस करने चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं, ये गलत है। देश के पंतप्रधान है, आप प्राइवेट जेट लेके जाइए, मुख्यमंत्री साहब को जाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री साहब को जाना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को जाना चाहिए और जाके पंतप्रधान के साथ बैठ के बात करना चाहिए। तो ये बात करेंगे तो ही कुछ मसला हल होगा। विरोधी पक्ष नेता है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, उनको थोड़ा इंटरवेन करना चाहिए
और मेडिकल हेल्प के लिए देश के पंतप्रधानों ने भी महाराष्ट्र को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है इस देश को। महाराष्ट्र में देश में जितने भी स्टेट्स है उस स्टेट्स के अंदर महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटेड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो शुरुआत से ऐसा रहा है कि महाराष्ट्र ने हमेशा देश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, पर रिटर्न में महाराष्ट्र को हमेशा एक स्टेप मदली ट्रीटमेंट जैसा ही मिला है। बट साहब आखिर में क्योंकि आप एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट करते हो जो कि नवी मुंबई का एक बहुत बड़ा घटक है, अब तो स्टेट में भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो सिचुएशन है इसके बारे में, और अपने माथाई कम्युनिटी को भी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे डॉक्टर भाई और बहन हैं, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, ये कोरोना के वक्त जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो हमारे गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए। मेडिकल गाइडलाइन है, कोई बोलता है गर्म पानी पियो, हल्दी का पानी पियो, जिंजर का पानी पियो, जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन कीजिए। अगर आपको इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स हो तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, आपका ट्रीटमेंट कराइए। हर एक लोगों को क्या लगता है कि हमको बुखार है तो हम उसको नजरअंदाज करते हो, और वो बुखार हर परिवार के लोगों को भी बुखार आ जाता है, खांसी आ जाती है और केस हाथ से निकल जाती है। तो जब प्राइमरी स्टेज में आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके वहां पे ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। एक तो रेगुलर फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मैं एपीएमसी मार्केट बंद था तब से काम कर रहा हूँ। जो डॉक्टर नवी मुंबई के जो डॉक्टर थे, डीवाई पाटिल के डॉक्टर ने जो मुझे सलाह दिया, एमजीएम के डॉक्टर ने जो मुझे एडवाइस किया, मैंने पूरा आज तक वो फॉलो कर रहा हूँ। टचवुड आज तक मैं 4 बार कोरोना की टेस्ट कर चुका हूँ और आज 4 बार मुझे नेगेटिव आया। मैं तो मार्केट में लोगों के बीच में था, मेरे आजू बाजू के लोगों को हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। अगर पुलिस कहती है कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप घूमिए मत, आप पार्टीज मत कीजिए, आप शादी में मत जाइए, आप फेस्टिवल के अंदर भी, जैसे कि एक पंढरपुर की बहुत बड़ी यात्रा थी, एक रमजान, हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है। रमजान को देश के मोदी साहब ने, पंतप्रधान ने कहा, राज्य में मुख्यमंत्री साहब ने जो आह्वान किया हमारे मुस्लिम बांधवों को, भाइयों को, कि आप नमाज, इस बार नमाज कोई भी घर पे नहीं पढ़ता है, वो मस्जिद में पढ़ता है, क्योंकि मेरे काफी लोग हैं पहचान के। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब अगर मुस्लिम भाई अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, मराठी करते हैं, तो हर एक कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ बोल रही है तो वो करना चाहिए। जैसे अभी बकरी ईद के अंदर भी गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री ने अपील किया है कि कोशिश कीजिए आप बकरी को घर के सोसाइटी के अंदर ही काटिए, मतलब उसको कुर्बानी दीजिए, काटिए नहीं, कुर्बानी दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि हर एक जो कभी श्रावण मास चालू हो गया हमारे हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म का श्रावण मास के बाद हमारी गणपति बप्पा आएंगे, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लगा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नवरात्रि आने वाली है, तो हमको जब तक वैक्सीन, गरीबों को वैक्सीन जब तक नहीं मिलता है तब तक हमको इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हॉस्पिटल और पुलिस डिपार्टमेंट, ग्रामीण भाग में तहसीलदार हो या तो कलेक्टर हो, एसपी हो, जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने ही चाहिए। आप जरा भी मस्ती मत कीजिए, आप खुद की जान धोखे में डालते, आप दोस्त लोग की जान, परिवार की भी जान धोखे में डाल सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस है उसको 100% उसको फॉलो कीजिए, कोई भी होशियारी मत कीजिए, बोलते हैं वो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पाटिल साहब आपने कि हम ही को प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, और जो नॉर्म्स रेगुलेशन वो हमारी भलाई के लिए ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी संभालिए। आप जैसे कहे कि आप पब्लिक में रहते हैं, लगातार ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन आप भी जरूर से और प्रिकॉशंस लेते रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन के लिए आज के इसमें। और खास मेहमान में आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.